अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। वंस अगेन ईद मुबारक। जैसे कि ईद का पहला दिन आप सबने मेरे साथ गुजारा था किचन में, ज़्यादातर किचन में ही गुजरा लेकिन दूसरे दिन की रौनकें बिल्कुल अलग होती हैं। आज इस व्लॉग में मैं आपको लेके चलूँगी ईद के सेकंड डे के सफ़र पर, जहाँ सुबह सुबह किचन में एक मज़ेदार सी दावत की तैयारी करेंगे और जिसमें मैंने बनाया बड़ा झटपट स्टाइल सबका पसंदीदा पुलाव कबाब कौरमा। तो बड़ी झटपट स्टाइल क्विक सी दावत की और बस फिर क्या था, काम निपटाने के बाद हम सब निकल गए थे फैमिली गैदरिंग के लिए, क्योंकि ईद का असली मकसद यही तो है, मेल जोल, एक दूसरे का एहसास करना, एक दूसरे से मेल जोल रखना। और यकीन करें मसरूफियत के बायस पूरा पूरा साल हम मिल नहीं पाते, लेकिन ईद के मौके पे ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें हमें मिलने मिलाने का मौका मिल जाता है और यकीन करें खुशियां समेटने और बिखेरने का मौका मिल जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम कपल वशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, यहाँ पे आज सुबह सुबह मैं उठ गई। चाहे ईद के दिन हो, छुट्टी का दिन हो, लेकिन अपनी एक हैबिट को अपना लें, सुबह जल्दी उठ जाया करें, बहुत से काम निपट जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने चाय बना ली जल्दी से, क्योंकि गैस नहीं आ रही थी। फिर मैंने सिलेंडर, और ये बहुत आप ना अपनी, मैं कहती हूँ यकीन करें ज़िंदगी आसान कर लेंगे, एक सिलेंडर के साथ ना एक चूल्हा अटैच कर लें, इतनी आसानी होती है ना। और बस यहाँ पे ना सासा, मैंने कहा चाय बन रही है तो वहीं खड़ी थी, लेकिन मैंने साथ ही कहा चलो फ्रिज भी सासा निपटा लेते हैं, क्योंकि ना ईद के मौके पर या इस तरह के त्यौहार होते हैं ना, तो फ्रिज वगैरह चीज़ें बड़ी भर जाती हैं, क्योंकि सारी सी चीज़ें, इतनी इतनी चीज़ें बन रही होती हैं, फ्रिज में जा रही होती है। मैंने जल्दी से दूध की पतीली ना खाली की है। अच्छा, आपको एक चीज़ बता दो, अगर आप चाहते हैं ना आपकी दूध की मलाई मोटी आए, तो कभी भी दूध जैसे ही बॉयल करें ना, उसको फ़ौरन से मलाई ना निकाला करें। देखें, मैंने रात को बॉयल करके रखा, फिर दूध फ्रिज में रख दिया, तब पतीली समेत मैंने उसको छेड़ा ही नहीं, और फिर जब सुबह हुई ना तब मैं मलाई निकालती हूँ। उससे मलाई बड़ी मोटी आती है और माशाल्लाह से अच्छी आती है, क्योंकि जो लोग घर में देसी घी बनाते हैं ना, वो फिर इस तरीके से मलाई जमा करते हैं। तो मैं इस तरीके से ना अलग बॉल में ना मलाई जो है ना वो जमा करती रहती हूँ, और इससे मलाई भी बड़ी अच्छी आती है। तो एक छोटी सी टिप थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। बस यहाँ पे मैंने कहा चलो दूध की जो पतीलियाँ पड़ी हैं वो भी खाली कर दूँ, मलाई निकाल के मैंने सेपरेट कर दी, दूध अलग कर दिया। अच्छा, नाश्ता नान चनों का था, सबने कहा नान चने खाने हैं, तो इसलिए बाहर से नाश्ता लेने गए, तब तक मैंने चाय बना ली। और बस ये जब दावत होती है ना, आज एक्चुअली छोटी सी दावत है, एक फैमिली ने आना था, अंकल आंटी ने। तो बस मुझे जल्दी से ना चीज़ें सारी ना, लंच था हमारी तरफ और डिनर हमारा कहीं और था यानी मैंने आ जाना था अपनी बहन के ससुराल, यानी अंकल आंटी से मिलने। तो बस वहाँ पे जाना था, उनको गोश्त वगैरह देना था, चीज़ें वगैरह देनी थी। तो बस फिर मैंने कहा जल्दी से आज काम निपटा लो, और अपने घर पे भी आज एक गेस्ट ने आना था। और फिर मैंने यही सोचा था कि जब जब चले जाएंगे तो फिर मैं रात शाम को ना 6 बजे के करीब निकल जाऊँगी, फिर आते आते 10-11 बज ही जाने हैं। बस ईद पे ये भी देखना होता है कि घर पे भी आना होता है मेहमानों ने, हमने भी बाहर जाना होता है। इसको मैं कहती हूँ मैनेज करना ना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, हम सब के लिए बहुत ही बड़ा। अब जैसे यहाँ पे मैं गैस सिलेंडर के ऊपर ही चीज़ें बना रही थी, लेकिन अचानक से ना सिलेंडर ख़त्म हो गया, गैस ख़त्म हो गई। तो फिर मैंने क्या किया, केटल निकाली और जल्दी से वही चाय उसके अंदर डाल दी। यकीन करें हमें ना कई दफ़ा मतलब चीज़ें ऊपर नीचे हो ही जाती हैं, पता नहीं चलता, लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए, उन चीज़ों का सल्यूशन निकालना चाहिए। अब मैंने कहा नान चने भी आ गए, अब चाय कैसे बनेगी, तो मैंने फ़ौरन से केटल निकाली। इसलिए अपने आप को ना, मकसद बताने का ये चीज़ इसलिए कि अपने आप के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए ना सहूलतें पैदा करें। जितनी सहूलतें हम पैदा करेंगे ना, थोड़ी थोड़ी सेविंग करके ना, उतना हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। फिर बस कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। यहाँ पे सेकंड डे था, मैंने पहना है जी अपना चुनरी स्टाइल ड्रेस, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया हुआ था। सिंपल इस तरह के ड्रेसेस सिंपल से मैं स्टिच करवाती हूँ, ताकि घर पे भी पहने जाएँ, और सिंपल अगर घर पे दावत भी हो रही है ना, तो आप ये पहन के बाहर भी जा सकते हो, घर में कोई आ रहा है तब भी पहने जा सकते हैं। बड़े डिसेंट वेयर होती है, और साथ ही साथ किचन के काम आसानी से हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले गोश्त को बॉयल होने के लिए प्रेशर पे रख दिया था। जैसे ही वो बॉयल हुआ, मैं बनाने लगी हूँ झटपट स्टाइल पुलाव। बहुत ब्राउन वाला जो पुलाव नहीं होता, वाइट वाला नहीं, हमारे घर खाया जाता, मैंने उसकी भी रेसिपी शायद शेयर की है, हाँ शायद भूल गई हूँ मैं, आप लोग बताइएगा मुझे की है कि नहीं वो वाले अच्छा, किसी दिन ना मैं बन्नू बीफ पुलाव भी आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी इंशाल्लाह, क्योंकि उस दिन ना मैं गई हुई थी बाहर, तो इतनी बड़ी बड़ी मार्केट के बाहर ना 2-3 जगहों पे लगा हुआ था बन्नू बीफ पुलाव। तो मैंने कहा ये कौन सा पुलाव होता है, मेरे नाना अबू बड़े शौक से खाते होते थे ना ये, तो वो बताते होते थे कि बहुत मज़े का होता है। तो मैंने कहा चलो मैं किसी दिन ट्राई करती हूँ, तो बस फिर मैं इंशाल्लाह उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पुलाव बनाने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले प्याज 3 अदद ले लिए, 3 से 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज़ों को कट करके उसको ब्राउन किया। फिर साथ ही मैंने क्या किया, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया।
अच्छा, मैं बना रही हूँ बीफ पुलाव, तो बस बीफ को मैंने बॉईल कर लिया था, बीफ मैंने बीच में डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से हमने इस तरीके से चम्मच चलाना है और साथ ही टमाटर ऐड कर दें, 5 से 6 अदर टमाटर इसमें जाते हैं, ठीक है, स्मॉल साइज़ के जो होते हैं। वो मैंने प्यूरी बना के रखी थी, मैंने कहा अब इसको बस ख़त्म करती हूँ। फिर साथ ही जो बेसिक स्पाइसेस हैं वो ऐड कर दी, सूखा धनिया, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आपने रेशो ले लेनी है, लाल मिर्च, हरी मिर्चें, नमक, हल्दी, बस ये बेसिक स्पाइसेस हैं। अच्छा हाँ, मैंने दालचीनी और लौंग वो ऐड कर दिए थे, जब मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था। तो बस अब इसको अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करेंगे। जितना अच्छा मसाला तैयार होता है ना, उतना आपको मज़ा आता है। और फिर जो यखनी थी ना जिसमें गोश्त बॉयल हुआ था, वो यखनी का पानी वेस्ट नहीं करना, उसी में तो असल टेस्ट होता है। फिर उस यखनी के पानी को मैंने छान के, क्योंकि हड्डियाँ होती हैं ना जब हम बीफ या मटन बॉयल करते हैं, तो वो हड्डी मुंह में ना आए, तो मैं इसीलिए उसको छान लेती हूँ पानी को ना, उसकी यखनी को। तो यखनी मैंने वो डाल दी बस। मेरे 4 गिलास चावल थे, तो मैंने 5 गिलास ना यखनी डाल दी थी बस। फिर चावल डाल के उसको मैंने तवा नीचे रखा और दम पे रख दिया। अब मैंने उसको जहाँ तक दम रखा, यानी 20 to 25 मिनट में आपका पुलाव रेडी हो जाता है। हमेशा मैं कहती हूँ जब आपको अर्जेंट बेस हो ना, इमरजेंसी हो, एकदम से पता चले कोई आने वाला या आपने कहीं जाना हो, तो ये इंस्टेंट दावत होती है जिसमें इंस्टेंट रेसिपीज़ होती हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि टाइम इतना था कि मुझे वो चीज़ें सिर्फ बनानी पड़ गई, क्योंकि एकदम से सुबह सुबह ही कॉल आई फजर के बाद कि उन्होंने आना है। तो बस फिर मैंने कहा कौन सी ऐसी चीज़ें बनाऊं जो झटपट स्टाइल में बन जाए, इसलिए अपने आप को पैनिक नहीं करना होता, बिल्कुल रिलैक्सिंग वे में भी आप दावत को मैनेज कर सकते हो। कोई बड़ी बड़ी चीज़ें करने का मतलब दावत नहीं होता। मैं कहती हूँ एक ही चीज़ बनाओ ना, खलूस से, नीयत से, और आपकी खुश अखलाकी से बन जाए वो चीज़, यकीन करें वो अगले बंदे को ठा करके लगती है। साथ ही मैंने कचूमर सैलेड बना लिया। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, खीरा, धनिया, आप कभी कचूमर सैलेड में थोड़ा सा ऐड कर देना, और साथ लेमन मैंने इस तरीके से रख दिया। इतना मज़े का लगता है ना, लेमन स्क्वीज़ नहीं किया। साथ रायता बना दिया, दही है, और जो ना पुदीने की चटनी मैंने पहले से बना के रखी हुई थी। इस तरह मील प्रेप कर लो ना पहले से, देखें आप कभी भी पैनिक नहीं होते, माशाल्लाह से यूँ झटपट स्टाइल में काम हो जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने पुदीने की चटनी बनाई थी, फ्रीज़र से निकाल दी ताकि वो थोड़ी सी रूम टेम्परेचर पर आए। तो बस यहाँ पर रायता भी रेडी हो गया। बस यहाँ पर मैंने एक तरफ क्या है, कबाब फ्राई करना शुरू कर दिए। अच्छा, ये चिकन के साथ मैंने शामी और चिकन के जो कबाब होते हैं ना, ये वो बना के रखे हुए थे। यकीन करें मील प्रेप करने का इतना कोई फ़ायदा होता है ना, मैं कहती हूँ फिर जितने मर्ज़ी मेहमान होए ना, तो आप यकीन करें बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। यहाँ मैं कीमे के कबाब बनाने लगी थी, लेकिन ये कबाब भी पड़े हुए थे चिकन के। मैंने कहा चलो, साथ बच्चों ने होना है, और बच्चे ना सारी चीज़ें बीफ की बनी होंगी ना, तो फिर बच्चे शौक से नहीं खाते हैं बेचारे। तो बच्चों का क्या कसूर, अक्सर हम भी छोटे होते थे ना, घरों में जाते थे तो हर जगह हमें बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त नज़र आ रहा होता था, तो हम कुछ भी नहीं खाते थे। मुझे अपना वक्त याद आ जाता है, क्योंकि मैं हमेशा से, हम बहन भाई ना चिकन लवर थे, हमें बीफ मटन नहीं पसंद था, मुझे अभी भी इतना पसंद नहीं है। बस वो कहते हैं ना, ज़रूरत इजाद की माँ। यानी ज़रूरत के तहत खाना पड़ता है कि अच्छा है, बेनिफिशियल है, हेल्दी है, लेकिन अदरवाइज़ मैं शौक़ से नहीं खाती हूँ। बट बहरहाल यहाँ पे फिर बस मैंने कौरमे की एक तरफ कबाब फ्राई करके रख दिए। मैंने कहा गैस जानी है, बस झटपट स्टाइल में मैंने कर दी है। मैंने कहा उसको ओवन में फिर मैं दोबारा से गर्म कर लूँगी अगर थोड़े मेहमान लेट हो गए। तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से क्या किया, प्याज, अब मैं कौरमा बनाने लगी हूँ, झटपट स्टाइल कौरमा। 15 मिनट में ये कौरमा रेडी हो जाता है। वो गोश्त देखे मैंने पहले ज़्यादा सारा बॉयल कर लिया था, बीफ, यानी पुलाव का भी बॉयल करके रख लिया और कौरमे का भी। अच्छा, मसाला इस तरीके से आप बनाएंगे ना हांडी में, यकीन करें हांडी का अलग ही स्वाद आना, ये मैं आपको बता दूं। प्याज सोते किए ऑयल में, साथ ही मैंने टमाटर ऐड कर दिए, हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं, और फिर इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आने दें, और फिर ब्लेंड करें कि ताकि ब्लेंड जो जूसर का वो है ना, अंदर वो होती है ब्लेड, वो ख़राब ना हो, क्योंकि गरम गरम चीज़ ऐड करते हैं ना तो जूसर ख़राब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने घी ऐड किया, मतलब जो भी ऑयल या घी आप यूज़ करें। साथ ही मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया, और वो देखें मैंने पुलाव का गोश्त, जब पुलाव बना लिए तो वो जो बचा था गोश्त कौरमे के लिए, वो अलग कर दिया। क्योंकि ना जब हम गोश्त को बॉईल कर लेते हैं ना, वो इतनी जल्दी बन जाता है। हाँ, उसकी यखनी को वेस्ट नहीं करना, उसकी यखनी को छान के आप ऐड कर दें पानी की रिप्लेसमेंट में, तो वो टेस्ट वैसे ही आता है। तो बस ये झटपट स्टाइल की रेसिपी है, और इसके अंदर मैंने गोश्त ऐड कर दिया, बीफ, इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, और भूनने के बाद जो ब्लेंडेड मिक्सचर है ना, बस पानी थोड़ा सा ऐड करके हमने जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, फ्राई करने के बाद बहुत अच्छा टेस्ट होता है। कौरमा पैकेट पड़ा हुआ था, बस 1 चम्मच मैंने कौरमा पैकेट की ऐड कर दिया इंस्टेंट, और थोड़ा सा नमक इसके साथ जाता है, क्योंकि इसमें नमक की क्वांटिटी कम होती है, तो मैं तो डालती हूँ। अगर आप लोगों के टेस्ट के अकॉर्डिंग है तो आप ना डालें। तो बस यहाँ पे सिर्फ मैंने ऐड किया नमक थोड़ा सा, 1/2 चम्मच, और बस इसको अच्छे तरीके से हमने चम्मच चलाते जाना है, तब तक चलाना है जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए। और ये देखिए जैसे ही ऑयल सेपरेट हुआ, हमने ये देखे थोड़ा सा बीच में पहले पानी ऐड कर दिया था, और ये देखिए मज़ेदार सा कौरमा आपका रेडी हो जाता है। 15 से 20 मिनट में रेडी हांडियाँ। यानी जिनको जो लोग पैनिक हो जाते हैं ना, हाय ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ,
तो फ़ौरन से इस तरीके से करें। साथ-साथ मैं अपने घर के बड़े जो है ना मेरे, अच्छा मुझे उस दिन भी मैसेज आया फर्स्ट डे, आप रोटियाँ बाहर से भी मँगवा सकती थी। अच्छा यहाँ पे बता दूँ, हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड कर दें तो मज़ेदार सा रेडी हो जाता है कौरमा आपका। अच्छा मैं बताऊँ, अक्सर हम बाज़ार की रोटियाँ ही मँगवाते हैं, लेकिन ना मेरे घर में कुछ लोग ऐसे हैं, स्पेशली जो बड़े होते हैं ना, उनके कई दफ़ा दाँतों के मसले होते हैं, वो बाहर की रोटी चबा नहीं सकते, उनसे खाई नहीं जाती। तो इसीलिए मैंने 4-5 रोटियाँ एहतियातन बना ली थी, क्योंकि मज़ेदार सालन बने होते हैं, कोई 1.5 रोटी खा ले, कोई 2 रोटी खा ले, इसलिए मैंने अपने घर के बड़ों के लिए ना 4 रोटियाँ एक्स्ट्रा बना के रख दी थी, 4-5। और फिर जब बनाई ना मैंने 4-5, तो यकीन करें मैंने कहा चलो अब 2 बनाई हैं तो तीसरी फिर बना लेती हूँ, चौथी बना लेती हूँ, 5वीं बना लेती हूँ। इस तरह जब मैं नहीं, मुझे लगता है हम सब होम मेकर्स जब काम करने लगती हैं ना, फिर हम कहती हैं यार क्या अब एक चीज़ की खातिर हम बाहर भेजेंगी बेचारों को, मर्द हज़रात को, फिर मतलब पैसे की बचत की बात नहीं होती है, लेकिन मुझे लगता है ये इसमें तरबियत भी आती है, क्योंकि हमने अपनी माँ को ये करते देखा हुआ है शायद। तो फिर बस मैं अब क्या कहूँ आगे से तो मैंने इसीलिए इस चीज़ का जवाब आपको दे दिया। यहाँ पे देखा अगेन मैंने ईद के सेकंड डे फिर रोटियाँ बनाई, 2 बना के रखती थी रोटियाँ, क्योंकि चावल नहीं खाते, दांतों का दर्द हो ना, जब आपकी विज़डम टीथ में कोई मसला हो या आपके दांतों में कोई भी प्रॉब्लम, अल्लाह ना करे किसी को दांत की तकलीफ़ हो, बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। मेरा जब मोहम्मद पैदा होने वाला था ना, तब मुझे हुई थी, और यकीन करें उस टाइम में प्रेगनेंसी की हालत में इंसान मेडिसिन भी नहीं खा सकता, यानी वो मैं लौंग रख रख के मैंने अपने आप को, जो वो मेरे 2-3 महीने निकले ना, मुझे पता है कि मैंने कितनी कितनी मुश्किल से वो गुजारे। और वैसे भी वो तो वैसे मेरी पूरी कंडीशन ही ऐसी थी जब मोहम्मद बेटा पैदा होने वाले थे, कि यानी मैं बेड रेस्ट पे थी। वो तो अल्लाह ताला का करम है कि मैं भी ठीक हूँ, मेरा बेटा भी ठीक है, नहीं तो मेरी हालत जो थी ना, वो बस मैं जानती हूँ, मेरा रब जानता है। अच्छा मैं आपको बताऊँ, लास्ट टाइम मैंने मैसेज नहीं, मुझे मैसेजेस रिसीव्ड हुए जब मैंने कहा कि एक सूरा ने मेरी ज़िंदगी बदली है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो बताना चाह रही हूँ, लेकिन बस मुझे ना यही होता है कि मेरा चैनल उस टाइप का नहीं है। यकीन करें वो एक होता है ना, मौज़ा इंसान के साथ हो, और वाक़ई उस सूरत ने मौज़ा किया मेरी ज़िंदगी में। यकीन करें अल्लाह जानता है और मैं जानती हूँ उस सूरत का कितना मौज़ा हुआ है मेरी ज़िंदगी को। उसने बदल के रख दिया, मेरी ज़िंदगी को एक नई खुशी दे दी उस सूरा ने, अल्हम्दुलिल्लाह। एक सुकून दे दिया मेरे दिल में। होता है ना, इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, इंसान को एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस, चाहे हम होम मेकर्स हैं ही ऐसी, थोड़ी सी भी टेंशन हो जाती है ना, तो हमें बड़ी चीज़ें रिएक्ट होती हैं। तो मेरी ज़िंदगी का भी एक पार्ट ऐसा था जो बड़ा ही दुखी पार्ट था, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें बीच में हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने सब में से सुरखरू कर दिया। शुक्र है उस रब्बे कायनात का, मैं जितना शुक्र अदा करूँ। मुझे उस टाइम पे लगता था, यकीन करें, कि शायद मुझे इतना होता था कि बस कुछ मैं पता नहीं ठीक हो पाऊँगी या नहीं, यानी मैं अब क्या एक्सप्रेस करूँ आपके साथ, मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि मैं अभी भी इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ जब अल्लाह के ऊपर मेरा ईमान और तकवा और ज़्यादा हो गया उस वाक़ये के बाद, उन हालात के बाद, मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, बहुत ज़्यादा। पहले पलवशा कुछ और थी, अब की पलवशा कुछ और है। ये मेरे रब का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें हम उतना कम है, क्योंकि हमारी औकात नहीं कि हम कुछ कर सकें। वही है जो हमें थाम लेता है, हमें संभाल लेता है, हमें सीधे रास्ते पर रखता है, हमें डाइवर्ट नहीं होने देता अपने रास्ते से, अपने आप से दूर नहीं होने देता। तो बस ये उस रब की शान है। अच्छा जी, यहाँ पे बस फिर हमने बाहर निकलना था। मैंने पहना जी ये ब्लू ड्रेस, ये मैंने पहले भी दिखाया हुआ है आप लोगों को, और बस मैंने साथ ही ना फाउंडेशन लगा ली, और लाइट सा फाउंडेशन, ये बेस सी लाइट सी बेस है, वो लगा ली, क्योंकि गर्मियों में ना ज़्यादा मेकअप अच्छा भी नहीं लगता। और बस फेस पैक लगाया, ये मेरे पास आई जो शेडो पैलेट है, बस वो लाइट से शेड लगाई, क्योंकि गर्मियों में जितना लाइट मेकअप करती हो ना, वैसे तो मैं गर्मी हो सर्दी बहुत लाइट मेकअप करती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर ना डार्क मेकअप सूट भी नहीं करता सही बता रही हूँ, मेरा फेयर कॉम्प्लेक्शन ना और ज़्यादा फटता है अगर मैं ज़रा सी भी बेस लगा लूँ। मैनेज ही नहीं होता। इवन कि मैं शादी पे भी बाहर से तैयार हुई ना, तो मुझे पार्लर वाली कहती, भाई आपका तो बेटा ये चीज़ ही मैनेज करना बड़ा मुश्किल लग रहा है। उसने मुझे बेचारी ने बेस ही नहीं लगाई, वो लगाते हैं ना कवरेज के लिए 3-4 बेसिस, वो लगा ही नहीं पाई। सर मैंने अपनी मैं लेकर गई, मैंने कहा यही लगा दो बहन मुझे अच्छा बहरहाल वो लगाई, लाइट सी लिपस्टिक का कलर मैंने दिखाया, इसके साथ मैंने ये लगाया अपनी बस रिंग्स पहन ली। रिंग्स का मुझे बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा, बस मेरे पास हर वैरायटी की रिंग है, और बस साथ में जूता ये वाला पहन लिया। और ये थी मेरी फाइनल लुक। कैसी लगी आप लोगों को? एक तरफ मैंने अपने कुंदन के कड़ा पहन लिए, 2 थे बट मैंने एक ही तरफ पहना। मोहम्मद बेटा को यहाँ रेडी किया हुआ था, लेकिन अगेन मोहम्मद बेटा बिल्कुल अपनी वीडियो नहीं बनाते। मोहम्मद तो अब ऐसे हो गए हैं ना कि अपनी ना पिक्चर क्लिक करता है ना वीडियो बनाता है। मैं खुद इसकी
पीछे-पीछे भाग रही होती हूँ, इसने नहीं वीडियो बनाई। तो बस यहाँ पे मुझे अपनी काफ़ी रिश्तेदारों की तरफ जाना था, लेकिन सबसे पहले अपनी बहन के ससुराल जाना था, वहाँ पे बस हम सब गए थे। क्योंकि बस आपको पता है टाइम मिलता है तो बस पहले दिन से शुरुआत हो जाती है गोश्त वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने की, और फिर मेल-जोल की, मेहमान नवाज़ी की, एक-दूसरे से मिलना। और ये जो सामने बैठे हुए हैं मेरी बहन के ससुर हैं और एक तरफ सास बैठी हुई हैं। यकीन करें अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ इतने नेक लोग, ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है कि हम इतने अच्छे लोगों से मिल पाते हैं। यकीन करें सब ने इनके लिए बहुत सारी दुआएँ करनी है, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि ये थोड़े से बीमार भी हैं दोनों। तो सब ने इतने इतने इतने, मैं कहती हूँ, मैं आपको बयान नहीं कर सकती अपने अल्फाज में, जितने ये नेक लोग हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। यानी इतने अच्छे अंकल आंटी, इनका इतना अच्छा अखलाक, मैं आपको कभी बताना शुरू करूँ ना इनकी बातें तो यकीन करें इन्होंने अपनी बहुओं को ऐसे रखा हुआ है। आज के ज़माने में मैं कहती हूँ कोई अपनी बहुओं को ऐसे रख ले तो बहुत बड़ी बात होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर तो है ही ऐसा, लेकिन मैं कहती हूँ मेरी बहन का ससुराल भी बहुत अच्छा है। अंकल आंटी के लिए सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं करनी है। यकीन करें अंकल मुझसे इतना प्यार करते हैं ना, अंकल आंटी इतना प्यार करते हैं ना कि मैं हमेशा उनसे मिलके इमोशनल हो जाती हूँ, हमेशा। क्योंकि इतने प्यारे लोग आपके इर्द गिर्द हो ना, और मैं सबसे पहले भागती हूँ उनसे मिलने के लिए। यानी होता है ना कुछ लोग, मतलब मैं बिल्कुल अपने माँ बाप की जगह उनको रखती हूँ। अल्लाह ताला उनको हमेशा अपने हिफ्ज़-ओ-मान में सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे। आप सब ने भी उनके लिए ढेर सारी दुआएं करनी है। तो बस ये ईद के थर्ड डे भी हम बाहर निकले बस शुरुआत हो जाती है ईद के दूसरे दिन से, शुरुआत हो जाती है बाहर निकलना और जाना। और यही तो ईद का असली मज़ा है कि जो पूरा साल हम नहीं मिल पाते, वो ईद के दिनों में हम सब इकट्ठे हो जाते हैं, यही असल मज़ा। लेकिन कुछ चीज़ें मैं दिखा नहीं पाती, कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ, बस कुछ फैमिली पर्सनल चीज़ें भी होती हैं। तो उम्मीद करूँगी व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।